इसराइल की अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमले की भरपूर तैयारी। सिक्योरिटी इजलास में अहम फैसले। ईरान ने फौरी मुआहदा नहीं किया तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर वार्निंग। कहा, तेहरान के पास जौहरी मुआहदे तक पहुंचने के लिए बहुत कम वक्त रह गया है। दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार किया कि जारियत दोबारा शुरू की गई तो जंग में जो कुछ सीखा उसकी मदद से मजीद हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ट्रंप जानते हैं ईरान के खिलाफ किसी भी इकदाम का मतलब ये है कि उन्हें एक फैसला कुन फौजी रद्द-ए-अमल, एक मुत्तहिद कौम का सामना करना होगा। ऑपरेशन गज़बुल हक पूरी कुव्वत के साथ जारी है। वजीर आजम का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने अफसरान और जवानों से खिताब में कहा कि मार्काए हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जहरियत को नाकाम बनाया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हुकाम शरीक। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। टिकटॉकर सना यूसुफ के लवाहिकीन को इंसाफ मिल गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी। 10 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुनाया। फैसले के वक्त मकतूला के वालिद और वालदा अदालत में मौजूद थे। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को घर में कत्ल किया गया था। सना की वालदा का कहना था कि आज कानून ने हमारा साथ दिया, मुजरिम को सजाए मौत हो गई, अब सरेआम फांसी हो। उमर हयात जैसे दरिंदे पाकिस्तान में बहुत हैं। वालिद यूसुफ हसन ने कहा कि जज ने तहम्मुल मजाजी से केस को हल किया। अनमोल उर्फ पिंकी को हेरोइन बनाकर पेश ना किया जाए। मनशियात बेचने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पिंकी ज्यादातर लाहौर में रहती थी, कराची आई तो पकड़ी गई। मनशियात इस्तेमाल करने वालों में बड़े बड़े मोतबर नाम सामने आए हैं। आईजी सिंध जावेद आलम ओडो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहते। पिंकी के नेटवर्क में शामिल किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। अदालत ने मुलजिमा अनमोल पिंकी को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। वी रियली होप दैट यू हैड अ गुड स्टार्ट टू द डे। और आज हम बात करेंगे बहुत सारे मौज़ूआत पर, लेकिन आगाज़ फिलवक्त करना चाह रहे हैं सिलह टेस्ट में क्या हो रहा है। जनाब, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी टेस्ट 4 दिन हो चुके हैं। आज 5वें दिन का आगाज़ होगा। कल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बाय द एंड ऑफ द डे सारी विकेटें होंगी मौजूद, लेकिन दिलचस्प तौर पर आखिरी रोज़ में दाखिल हो गया है। बांग्लादेश की टीम ने रन्स का जो पहाड़ खड़ा किया था पाकिस्तान के लिए, ऐसा लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान इस हदफ के करीब भी पहुंच पाएगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स जो कल तक ये बात कर रहे थे कि शायद बाय द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जो है ऑल आउट हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर से सरप्राइज कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह से हमें सरप्राइज करने की अपनी आदत को अब बदल ले। नहीं, यानी आप कहना चाह रही हैं कि जीत, बांग्लादेश की जीत पे हमने 1 दिन का इजाफा कर दिया, ताखीर कर दी उनकी जीत में। क्योंकि अगर रियलिटी चेक लें सादिया, तो इस वक्त पाकिस्तान की 7 विकेटें गिर चुकी हैं और 121 रन टेस्ट मैच के आखिरी दिन मजीद दरकार हैं। और क्रीज पे सिवाय मोहम्मद रिजवान जो कि रिकग्नाइज्ड बैट्समैन है, इनके अलावा कोई भी नहीं है। साजिद खान मौजूद हैं। कल असद शफीक जो है उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा नहीं, हम होपफुल हैं। और साजिद ने जिस तरह खेला, अब साजिद खान से अब उम्मीद लगाए बैठे हैं बैटिंग में। और उसके साथ साथ कल बड़ा अहम वाक़या भी हुआ। कल तो हालत ये है नाजरीन, हालत ये है हमारे क्रिकेट की कि बांग्लादेश के जो कीपर हैं लिटन दास, वो ट्रोल कर रहे हैं और उसके पीछे से जो है शांतु, वो भी ट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तानी बैट्समैन को। तो ये सूरत हाल है। देख लें हमारी कहाँ ले आई ये क्रिकेट, हमें सोचें आप। बेसिकली वो जो स्लेजिंग थी उसको लोग वैसे तो लाइटली ही ले रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर बांग्लादेश को लगता है कि वो हमें स्लेज करके और हमें प्रेशराइज कर सकता है, तो आप देख लें कि हम अपनी क्रिकेट को कहाँ ले गए। इसके ऊपर आगे चलकर हम ज़रूर ही बात करेंगे। एक अहम जो मौजू है वो है पुतिन के अहम दौरा चीन के हवाले से भी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है दौरा चीन का, और दौरा चीन पर एक्सपेक्टेशंस जो है खित्ते की सूरत हाल के हवाले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि चंद ही दिन बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग आमद ने आलमी जो सियासत है उसमें ऑब्वियसली एक नया डिस्कशन है जिसे ओपन कर दिया है। बज़ाहिर ये एक सफारती मुलाकात ही लग रही है, लेकिन असल में दुनिया की जो बड़ी ताकतों के दरमियान बदलते हुए इत्तेहाद हैं, फिर ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, और स्ट्रेटिजिक जो प्रायोरिटीज़ हैं वो भी वाज़ेह होती नज़र आ रही हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है फैसल कि ये जो खित्ता है, इस खित्ते में तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तेजी से रिलेशनशिप बिल्डिंग हो रही है, तेजी से स्ट्रेटेजिक चेंजेस हो रहे हैं। तो ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स के साथ? वेल वी नो कि हमारा चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। देखिए, तारीखी तौर पे रूस का झुकाव वैसे तो ईरान की जानिब ज़्यादा नज़र आया है, और तारीखी और इसके अलावा दीगर तरीक़ों से भी पुतिन का ये दौरा अब ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन जंग, मशरिक़ वस्ता की कशीदगी, आलमी ताकतों की नई सबबंदियाँ दुनिया के सियासी नक्शे को तेज़ी से बदल रही हैं। ऐसे में मॉस्को और बीजिंग की क़ुर्बत सिर्फ दो तरफ़ा ताल्लुकात नहीं, बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल पैगाम के तौर पे देखी जा रही है। इस पे आगे चल के मज़ीद तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा शो में हम बात करेंगे यूसुफ कत्ल केस का भी, और मुजरिम उमर हयात जिन्होंने कत्ल किया था सना यूसुफ को, अब उनको सज़ाए मौत सुना दी गई है और बिलाखिर इंसाफ मिला है, ये कहना था उनके लवाहिकीन का। प्रोग्राम में आगे चल के इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। बट मूविंग ऑन टू आवर टॉप स्टोरी, बेसिकली इट इज़ द बियर्स लैंडिंग इन द ड्रैगन्स पेट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी, और 2 से 3 रोज़ में मुमकिन हमले का इंदिया भी दिया। साथ ही ये भी दावा कर दिया कि ईरान को बड़ा धचका देना होगा। तेहरान भी खामोश नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया कि अगर दोबारा जारियत हुई तो ईरान पहले से ज़्यादा हैरान कुन रद्दमल देगा। उन्होंने कहा कि जी 1 घंटे की दूरी थी, बस हम हमला कर देते। चलिए इस पे और जो रूस है आया चीन में, उस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बिफोर आई टॉक टू यू अबाउट दिस ईरान एंड अमेरिका, और एक बार हर गुजरते दिन, हर तुलू होते सूरज के साथ ट्रंप की एक नई धमकी, इस पर तो हम करेंगे बात। मैं चाहूँगा आप आगाज़ कीजिए अपनी गुफ्तगू का चीन और रूस के ताल्लुकात, और जो व्लादिमीर पुतिन पहुँचे हैं इस वक्त, वो बैठे हुए हैं शी जिनपिंग के साथ, कैसे देख रहे हैं इसको? मकसद क्या है इस दौरे का, ख़ास तौर पे उस वक्त के जब 2 या 3-4 दिन ही हुए हैं, गालिबन 5 दिन हुए हैं कि जब ट्रंप आए थे और वो वापस चले गए थे, उसके फ़ौरन बाद ट्रंप इनका व्लादिमीर पुतिन का आना। या मदऊ करने पर मशकूर। ज़ाहिर है ये भी स्टेट विजिट है और ये शेड्यूल्ड विजिट है, और इसमें ज़ाहिरन तो इसमें एग्रीमेंट्स भी साइन होंगे, कुछ ट्रेड पर, कुछ कॉमर्स पर, कुछ पाइपलाइन एक नई बिछाई जा रही है गैस की, एक पहले से है, एक और गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है जो कि इससे मंगोलिया से होती हुई जाके पहुंचेगी चाइना में। अगेन इसका मतलब चाइना की एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए रशिया ने पहले भी उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी की है। कोई तकरीबन पहले कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसने कॉन्ट्रैक्ट अपने ऑयल का किया, और वो अपने उन्होंने एनर्जी प्रोवाइड की। गैस की एक पाइपलाइन बिछ चुकी थी और सप्लाई हो रही है गैसों से, दूसरी मजीद इजाफी तौर पर। तो इसका मतलब ये कि एनर्जी को इंश्योर करने के लिए चाइना के, क्योंकि चाइना के मामला जो स्टेट ऑफ हॉर्मस की वजह से कुछ उसमें खलल पड़ रहा है, उसमें भी फर्क पड़ गया। लेकिन इससे हटकर जो बातन, जो इसके अलावा चीजें सामने आती हैं, 2 ताकतें जो एक ब्लॉक में हों, जो ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ सफर में साथ हों, और ग्लोबल साउथ में जब सफर जारी है और अब तेज हो गया ईरान जंग के बाद, तो उसमें कदम से कदम मिला के अब वो अपने मुस्तकबिल का लाया अमल, जो कि मंजर आम पर नहीं लाया जाता, लेकिन वो सिग्नलिंग होती है। वो जब 2 सरबराहान मिलते हैं तो अपने कुछ चीजें जो ज्वाइंट एलामिया में लिख के और शाया कर देते हैं, और कुछ चीजें वैसे उनके रह जाती हैं रिकॉर्ड पर, और उस पर वो काम करते रहते हैं। तो लिहाजा यस, इस जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के मंजरनामे में ये विजिट इम्पोर्टेंट है, जब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकियों पर धमकियां, और फिर उस पे 1 घंटा रह जाता है तो वो कॉल अप कर लेते हैं स्ट्राइक को, जैसे कि अभी उन्होंने किया परसों। तो इन तमाम हालात में, क्योंकि डायरेक्ट इस पे इफेक्ट पूरी दुनिया ही हो रही है, लेकिन चाइना भी डायरेक्ट इससे उसको प्रॉब्लम हो रही है। रशिया को डायरेक्ट इसको माशी तौर पर तो इस मामले से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन रशिया को जियो स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप में रशिया चाहता है कि चाइना और वो मिलके इस पूरे खित्ते के पे असरअंदाज रहें, इन्फ्लुएंस बरकरार रखें, और अमेरिका का और वेस्ट का इन्फ्लुएंस आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह के वैसे भी रिसीड हो रहा है माशी तौर पर, तो उसको मजीद रिसीड कर दिया जाए, नहीं कम कर दिया जाए। तो ये उसका ओवरऑल एक पिक्चर इनकी नजर आती है, और इनके पुतिन के विजिट की। और पुतिन, और मैं चाइना के बारे में ये बताता चलूं, चाइना और रशिया के बारे में, कि जिस चीज से अमेरिका ज्यादा
कंसर्न है या खौफजदा है, वो है इन दोनों की स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो स्पेस वेपनाइजेशन ये कर रहे हैं, उससे पेंटागन भी खाइफ है, उससे CIA भी खाइफ है अमेरिका में, क्योंकि अगली जंग जब भी होगी दुनिया की, उसमें सबकत वो मुल्क या वो ग्रुप लेके जाएगा या वो ब्लॉक लेके जाएगा सही। जिसकी स्पेस वेपनाइजेशन ज्यादा होगी, जिसको स्पेस में जिसकी ताकत ज्यादा हो, क्योंकि जमीनी जितने भी हथियार औजार हैं उसको जैम किया जा सकता है, उसको उसकी मूवमेंट जो है खत्म की जाए। तो ये मंजरनामा आगे नजर आ रहा है, जो कि जिसका कि इदराक अमेरिका को भी है, और राइट। अमेरिका के जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो इसका जिक्र करते रहे हैं। तो इस मंजरनामे में अब हरमुस का क्या बनता है, तजब्जब बरकरार है, डेली कोई ना कोई नया शोशा छोड़ दिया जाता है, और दुनिया पूरी इस वक्त एक माशी कर्ब और माशी दर्द में मुब्तला है। डेली बेसिस पर आप जमील फुटेज साहब, देखें कितना तो यूके में। इम्पैक्ट समझते हैं? आई मीन, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, ये इंटायरली एक रीज़न शायद नहीं होगा, बट वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है। जब वो धमकी देते हैं ईरान को, हम देखते हैं जब वो सीज़ फायर ख़त्म करने की बात करते हैं तो हम देखते हैं पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। ही बीइंग अ बिजनेसमैन, लोग इसके ऊपर भी एनालिसिस करते हैं कि जी उन्हें इसका भी फ़ायदा होता है। और दूसरा, अमेरिका मज़ीद अब बमबारी अफोर्ड कर सकता नहीं है। ऑलरेडी कम से कम अपना काफ़ी स्टॉक जो है वो इस्तेमाल कर चुका है, और मज़ीद अगर अपना स्टॉक इस्तेमाल करते हैं एमिनेशन का, वेपन्स का, तो उनको कई साल लग जाएंगे इसको कवर अप करने में। यूरोप से उनको अपने ट्रुप्स बुलाने पड़ रहे हैं, अपना वेपन वहाँ से कम करना पड़ रहा है। सो दबाव भी रख लेते हैं, पेट्रोल प्राइसेस भी ऊपर हो जाती हैं, उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। दुनिया डॉलर में डील करती है व्हेन इट कम्स टू पेट्रोलियम मसनूआत। ये इसके दो जाविये हैं सवाल के आपके। एक तो जो इस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं उससे स्टॉक एक्सचेंज की वजह से बिलियंस का फायदा उठाया जा रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप और उनके ग्रुप के हैं। ये बात तो मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। इसके सबूत लेके लोग फिर रहे हैं अमेरिका में कि किस तरह होता है कि अचानक इतने सारे शेयर फलानी फलानी कंपनी खरीद लेती है जो कि नजदीक है डोनाल्ड ट्रंप की, और फिर अचानक प्राइस गिर जाती है और फिर ऊपर चली जाती है। तो यस, एक तो उसका वो रुख है, लेकिन उससे ज्यादा अहम रुख उसका है कि जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में अमेरिका क्यों चाहता है कि ईरान को हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज कर दे। अमेरिका क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और वो इंटरेस्ट किसका प्रोटेक्ट कर रहा है? अमेरिका का अपना। वहां के कांग्रेसमैन बहुत सारों के बयानात मौजूद हैं इंटरनेट पर, वो कहते हैं कि भाई इज इट अमेरिका फर्स्ट और इजराइल फर्स्ट, और ये इज इट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और इजराइल फॉरेन पॉलिसी। तो इसके बारे में मैं गाहे बगाहे तबसरा करता रहा हूं कि इसको उस अक्से से देखा जाए जिसको कि इजरायली लॉबी अमेरिका में है, उस अंदाज से। तो इजरायली लॉबी अमेरिका में जिस अंदाज से उसके ताने बाने बने हुए हैं, जिस अंदाज से वो सुरात कर गई है हर डिपार्टमेंट में, हर मिनिस्ट्री में और व्हाइट हाउस में, तो जितने भी फैसले होते हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो, व्हाइट हाउस में हो या स्टेट डिपार्टमेंट में हो, ज्यादातर उस पर इंफ्लुएंस इजरायली लॉबी का होता है। सही। अब इजराइल क्या चाहता है? मतलब जहन तो उस तरफ जाता है ना फौरन। इजराइल ये चाहता है कि किसी तरीके से जो आखिरी एक मुल्क रह गया है जो कि हमें आंखें दिखला सकता है, हमें रेजिस्टेंस पेश कर सकता है अगर हम कोई इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी जिस तरह हम करते आए हैं, यानी कि इजराइल करता आया है, चाहे वो गाजा पे कब्जा हो या लबनान पे अभी जारी है उसकी मुहिम जोई, अस्करी मुहिम जोई, तो वो करता रहे। गोलान हाइट ले लिया, वो भी ले ले, और बिल्कुल, आपकी गोलान बात हाइट से बिल्कुल नीचे ठीक उतर है। के। और यकीनी तौर पर आप ठीक कह रहे हैं, और मेरे ख्याल में अब इसराइल के लिए एक और बड़ा थ्रेट जो है वो पाकिस्तान की सूरत में भी खड़ा हो गया है। ना सिर्फ ईरान बल्कि इस खत्ते में अब पाकिस्तान भी इसराइल को आंखें दिखा रहा है और उसको बता रहा है कि आप अपनी मनमानी हर मुल्क पर नहीं चला सकते। जमील साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये डेवलपिंग यकीनी तौर पर आगे चलकर इस पर आपसे रब्ता होता रहेगा। और इससे पहले कि हम अपनी अगली स्टोरी पे जानिब जाएं, जैसे कि हमने अपने इब्तिदाई में बताया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो टेस्ट मैच है दूसरा सिलेट में, वो एक दिलचस्प मोड़ पर दाखिल हुआ है, और मैच जो है वो ताखीर से शिकार होने जा रहा है, ताखीर का शिकार हुआ है, लेकिन अब वो उसका आगाज़ होने जा रहा है क्योंकि ओवरनाइट बारिश हुई थी और डिले आधे घंटे का आया है, लेकिन अब सीन ये है कि मैच दोबारा से शुरू होने जा रहा है। वेल, आपको याद दिला दें कि 3 विकेटें बाकी हैं पाकिस्तान की, 121 रन दरकार हैं। अगर तो पाकिस्तान ऐसा करता है
तो ये टेस्ट क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा रन चेज होगा। Yes. एक चीज़, दूसरी चीज़, बहुत से लोग अब उम्मीद लगा बैठे हैं, तो चलिए हम आपकी उम्मीदों को फिर जगा देते हैं कि साजिद खान जो हैं फर्स्ट क्लास में उनकी एक सेंचुरी भी है, और खुर्रम शहजाद जो हैं वो फर्स्ट क्लास में उनका हाईएस्ट 60 रन भी हैं। तो अगर इनको मिला ले तो हम तो जीत गए। बिल्कुल। और असद ने जो उम्मीदें लगाई हुई थी साजिद से, वो गलत नहीं है, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने चंद रन किए थे। तो बात ये कि जब कुछ नहीं होता तो डूबते को तिनके का सहारा होता ही है। साजिद खान इज अ कैरेक्टर, he'll come out banging the ball here and there। लेकिन देखते हैं कि 10 ओवर्स आज के बड़े क्रूशल हैं जनाब। अगर तो पाकिस्तान उसमें कोई विकेट लूज नहीं करता तो फिर देखते हैं कि सिचुएशन क्या बनती है। अगेन आगे चल के बात करते हैं इस पे सादिया। व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? यस, वी हैव नेक्स्ट वज़ीर आज़म का इंपॉर्टेंट क्वेटा का दौरा। और क्वेटा एक दफ़ा फिर से कौमी सियासत हो गई या सिक्योरिटी पॉलिसी हो गई, इस मामले में मरकज़ी निगाह बना हुआ है। और वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ क्वेटा पहुँचे, जहाँ एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। और क्वेटा में कमान स्टाफ कॉलेज से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भरपूर और 2 टॉक खिताब भी सामने आया, जिसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर से वाज़ेह किया कि दुश्मन किसी भी तौर से अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है तो वो जुर्रत करे, और जवाब देने के लिए हम भरपूर तरीके से तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने 1 साल कबल भारतीय इश्ताल अंगेज़ी का हवाला भी दिया, कहा कि पाक फ़िदाइया के शाहीनों और फ़तह मीज़ाइलों ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी भूल नहीं सकेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमन तो चाहता है, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। तो चलिए इस तमाम तर मामले पे हम बात कर लेते हैं। हमारे मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और बोल न्यूज़ की एंकर पर्सन अब्सा कोमल। अस्सलाम वालेकुम अब्सा, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब्सा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा के दौरे पे पहुँचे, सिक्योरिटी विजिट आपको लगता है सिर्फ ये है या फिर इसमें दीगर स्ट्रेटेजिक पैगामात भी मौजूद हैं? जी बहुत शुक्रिया। हर हवाले से ये बड़ा अहम दौरा है, क्योंकि बलूचिस्तान में पिछले कुछ सालों में बिलखुसूस और फिर उसके बाद पिछले कुछ अरसे में दहशतगर्दी के वाक़यात में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है। और बड़ा एक लॉन्ग ड्यू था प्राइम मिनिस्टर का भी एक विज़िट बलूचिस्तान के लिए, और दोनों हवालों से ये पैगाम देता है, एक यूनिटी का पैगाम भी देता है। वफाक ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनकी प्रायोरिटी पे है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि बहुत गैर मामूली सिक्योरिटी हालात बलूचिस्तान में पिछले कुछ सालों में बने हैं, और ये चैलेंज एक तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। सो इससे ये पैगाम दिया गया है कि इसको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, ख़ासकर अब जो मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल है उसके बाद। और ख़ासकर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ये दोनों सूबे जो मुल्हिका हैं, बॉर्डर्स हैं ईरान के साथ, वहाँ पर जिस किस्म की सिक्योरिटी सूरत हाल है, उसमें एक यूनिटी का पैगाम देने के लिए भी ये बहुत अहम था उनका दौरा। इस हवाले से इसको देखा जा रहा है। ठीक है। अब सर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब प्रॉक्सीज और फेक प्रोपेगेंडा का जिक्र किया उन्होंने, और इससे मौजूदा ख़तरात की नौयत कैसे आपको लग रहा है कि बदल रही है? ये जो फेक, खास करके फेक प्रॉक्सीज का एक बार नहीं उन्होंने 2 बार जिक्र किया है। जी हमेशा से ये बात तो की जा रही थी कि प्रॉक्सीज़ और जिस किस्म का एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, और इसको हम ये भी वाज़े तौर पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इसको भारत की तरफ से जो रॉ है उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी, जिसके साथ ही इंटरनली पाकिस्तान के अंदर डिवाइड और डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। और फिर हमने ये भी देखा कि बलूचिस्तान में ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके कमांडर्स भारतीय मीडिया पे जिस तरीके से अपेयर होते हैं, ऐसा नज़र आता था कि जैसे भारतीय मीडिया के कोई इत्तेहादी हैं और उनको इतना ज़्यादा एयर टाइम दिया जाता है। तो ये तमाम प्रोपेगेंडा जो है ये बड़ा वाज़े हो गया कि ये दुश्मन मुल्क की प्रॉक्सीज़ के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान का इस हवाले से ये भी मौक़िफ़ है कि बहुत बड़ी तादाद में इनको फंडिंग हासिल होती है, जिसके बाद ये बदअमनी के वाक़यात और बदअमनी क्रिएट करते हैं, बिलखुसूस सूबा बलूचिस्तान में। और इसी तरह की सूरत हाल का हमें अफ़गानिस्तान से मुत्तसिल पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में पेश आने वाले वाक़यात में भी चैलेंजेस का सामना है। इसी को उन्होंने एड्रेस किया है, और एक वाज़े तौर पे जो पॉलिसी पाकिस्तान की है और जो स्टेटमेंट है उसका उन्होंने, और उसके साथ साथ इस आज़म का भी कि इतने सालों से ये जो ऑपरेट कर रहे हैं इस किस्म के नेक्सेस, वो कुछ जो है वो हासिल नहीं कर पाए हैं। तो आज भी हम इस हवाले से विजिलेंट भी हैं और मुत्तहिद भी हैं कि इसका मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा अब्सा, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बलूचिस्तान में अमन के लिए शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़ एक अरसे से कार्रवाइयाँ कर रही हैं, कई अहम कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। गवर्नेंस और तरक्की भी उतनी ज़्यादा अहम है ना, तो पायदार अमन के लिए अब मज़ीद क्या किया जा सकता है?
देखिए, बलूचिस्तान का एक बहुत ब्रॉडर मसला है, और बल्कि इनफैक्ट इस्लामाबाद में बैठकर जब हम इसके ऊपर एक एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं तो जो लोग एक्चुअली माहिरीन हैं बलूचिस्तान के इस कॉम्प्लेक्स मसले के, वो हैरान भी होते होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि जिस पे एक तवील और इसके ऊपर बहुत काम और रिसर्च हुई भी है कि जो हालात हैं बलूचिस्तान में उसकी एक्चुअल वजूहात क्या हैं और उसका हल किस तरीके से निकाला जा सकता है। सो मैं समझती हूँ कि इस मामले को दोनों तरह से देखने की ज़रूरत है। हमें बलूचिस्तान में जिस किस्म की ऑर्गेनिक पॉलिटिकल इंगेजमेंट की ज़रूरत थी, अनफॉर्चुनेटली वो हम करने में नाकाम रहे। सिक्योरिटी ऑपरेशंस हमारे चल रहे हैं, लेकिन बेतहाशा वाक़यात जिस किस्म के, जिस तरीके से एक्सपैंड करते हुए हमें टेरर आउटफिट्स वहाँ पर नज़र आई हैं, वो भी हमें बताता है कि हमारी जो इक़दामात हैं उसको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है और स्ट्रैटेजीज़ को हमें बहुत ज़्यादा इवॉल्व और तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपने तर्ज को बहुत तब्दील कर लिया है। इसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि बलूचिस्तान में जो लोग हैं उनके हकूक़ जो है, जो इस किस्म की डेवलपमेंट उनको दरकार है, उन तमाम चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया जाना चाहिए था। बलूचिस्तान में करप्शन जिस किस्म की रही और वज़राए आला कोई भी अपनी मुद्दत को पूरा नहीं कर सका, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम ऑर्गेनिक नहीं है और जो नुमाइंदगान हैं उनको अवाम अपने नुमाइंदगान समझते नहीं हैं। सो ये एक बेसिकली क्रक्स है जिससे एतमाद साजी लोगों की बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरीके से जो हमारी स्टेट की तरफ से, और वाकई रियासत को बड़े चैलेंजेस का सामना है बलूचिस्तान में। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, आबादी तो कम है लेकिन उन तक वसाइल वो मौजूद नहीं हैं। सो उन तमाम चीज़ों को जब अगर उसके ऊपर पाकिस्तान की स्टेट ने संजीदा प्लानिंग करनी है तो उसके लिए लोगों का एतमाद बहुत ज़रूरी होगा, और उसके लिए मैं समझती हूँ ऑर्गेनिक पॉलिटिकल इंगेजमेंट और अवामी नुमाइंदों के साथ जब उनका एतमाद होगा तो फिर ही स्टेट वहाँ पर एक ऐसा जो है वो अपना प्लान आगे लेकर चल सकती है जिसमें हम कह सकें कि किसी का कोई इख्तलाफ राय ना हो और उसमें कोई गुंजाइश भी ना हो किसी दुश्मन एजेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट के साथ ट्रिगर करने की, जिस किस्म की सिक्योरिटी सूरत हाल को ट्रिगर किया जा रहा है पिछले कई सालों से बलूचिस्तान में। अच्छा, अब सब ये तो बात आपने ठीक कही है। मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान की जो तरक्की है और आवाम को सहूलत देने के लिए रियासत को क्या फौरी इक़दामात आपको लगता है करने चाहिए? मैं अगेन यही कहूँगी कि नाराज़गी और एहसास महरूमी लोकली वहाँ पर जो डिबेट है और जो एतराज़ात और मामलात हैं वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और इस किस्म के भी एतराज़ात सामने आते हैं कि जो पब्लिक मूवमेंट्स हैं या अवामी ह्यूमन राइट्स की बात है, उस सब को भी बहुत डिस्करेज किया जाता है। बलूचिस्तान में लोगों का मीडिया से भी, मेन स्ट्रीम मीडिया से बड़ा शिकवा रहता है कि वहाँ के इश्यूज़ पे रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमने कलेक्टिव नेशनल लेवल के ऊपर जिस किस्म की हमारी एक अप्रोच रही है वो बिल्कुल नाकाबिले कबूल थी, और अब इतना अरसा हो चुका है इस किस्म की अप्रोच को देखते हुए बलूचिस्तान की आवाम जो है वो अब इसके लिए हमें बिल्कुल अपनी अप्रोच को तब्दील करना होगा नेशनल लेवल पे हुकूमत को, और जो नौजवान हैं ख़ास तौर पे उनको इंगेज करने के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान भी किया जाता रहा। उनके लिए ख़ास तालीमी इदारों के अंदर, मुल्क भर के अंदर ख़ास स्कॉलरशिप्स होते हैं, लेकिन और उनको नौकरियाँ भी दी जाती हैं, लेकिन फिर भी उन महर्रिकात को देखना होगा कि उनको किस किस्म की वहाँ पर लीडरशिप और फ़ैसला साजी चाहिए, जिसमें हम लैक कर रहे हैं और अभी तक हम यूनाइट नहीं कर सके हैं एक ब्रॉडर कॉज के लिए। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है उनको डेवलपमेंट की हर सूरत। अगर बलूचिस्तान के अवाम की जो इस वक्त मुतालबात हैं उसके ऊपर गौर किया जाए तो ये इतना मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन हमने क्योंकि पॉलिटिकल एंगेजमेंट को इतना कम कर दिया कि अब हमें ऐसा नज़र आता है कि ये एक चैलेंज तो बन चुका, लेकिन अगर नीयत की जाए और असल इस वक्त जो स्टेटस है बुनियादी तौर पर वहाँ पर लोगों की आइडियोलॉजी का और सोच का, उसकी दुरुस्त तशख़ीस की जाए तो फिर ही आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। लगे ऐसा रहा है कि अब कोई आइडियलिस्टिक अप्रोच लेकर मामलात को हल नहीं किया जा सकेगा, आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ों को चेंज करना होगा। अब सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यहाँ पर हम ले रहे हैं ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हमें एक बार फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बात करने जा रहे हैं ड्रग डीलर अनमोल के हवाले से, जिस पर कल अहम और सख्त बयानात भी सामने आए हैं, और हम देख रहे हैं कि रोज़ इस इन्वेस्टिगेशन में एक नया मोड़ आ रहा है। प्रोटोकॉल देने के मामले की मुकम्मल इंक्वायरी के बाद अब जिम्मेदारान का तयन कर लिया गया है। हैरानकुन तौर पर थाने की जो अहम CCTV फुटेज थी वो गायब होने का इंकशाफ हुआ था, और अभी तक फिगर आउट नहीं हो सका कि वो गायब कैसे हुई और क्या वजूहात बनी उसके पीछे। एब्सोल्युटली। चलिए, अब इसके कानूनी जो पहलू हैं, कानूनी मुहर्रिकात हैं, बहुत सारे लोग
जो हाई अप्स है वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसको हेरोइन ना बनाया जाए, इसको एक एज अ मुजरिम ही डिक्लेयर किया जाए, लेकिन इतने अरसे तक गायब रहना। और फिर एक जो सबसे बड़ा इशू होता है, हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वकास, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट केस आई थिंक, एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द लास्ट केस। तो एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि हमारी लोअर कोर्ट्स में इस तरह के केसेस की जो छूटते हैं मुल्जिमान, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं इसका क्या मतलब लूँ? इसका मतलब ये है कि प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है, और अगर प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है तो क्या प्रोसिक्यूशन बाय मेरिट कमज़ोर है, या फिर जानबूझ के इस तरह की कमज़ोर चीज़ें होती हैं? आप देख लें ना, सीसीटीवी गायब हो जाती है, एफआईआर में एड्रेस ऐसा डाला जाता है कि वो किसी और का होता है, तो ये जानबूझ के सारी चीज़ें होती हैं। फैसल भाई, वो कहा गया था एक बड़ी मारूफ बात है कि दीवार हश्र मेरा नामा ईमान ना दे, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। नाम देखिए, आते हैं। हमारे इसी सिस्टम के अंदर बहुत से लोग हैं जो पार्टिसिपेटर हैं, जो फैसिलिटेटर हैं। जब इन तमाम चीज़ों को रिवील किया जा रहा था, एक्सपोज किया जा रहा था, उसमें बहुत सारे ऐसे नाम थे कि जिनका नाम लेने पे मीडिया पे भी शायद लोगों के पर जलते थे। कुछ सियासतदान भी थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी थे, कुछ सहाफ़ी हज़रात भी। तो आई थिंक कि बहुत से लोग जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट इस तरह की चीज़ों के अंदर नज़र आती है। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर जो आपने बात की, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर हमारा इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, इंटेरोगेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फीबल है, वो बहुत ज़्यादा वीकेंड है, जिसकी वजह से जो अल्टीमेट बेनिफिट है वो अक्यूज पर्सन को दे दिया जाता है। और हमारी हाई कोर्ट्स की और अपेक्स कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स इसके ऊपर मौजूद है। प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट, स्टैंड्स एंड सस्पेक्ट्स। और ये भी कहा जाता है, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, अक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। इट मींस के जितने भी डाउट्स है, डेंट्स है, शकूक शुबहात है, जिस तरह आपने कहा कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो गायब कर दी गई, ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्टीमेटली जो है ट्रायल कोर्ट में भी, अपेक्स कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है क्रिमिनल केसेस का, वहाँ पे ये जो है वो अक्यूज पर्सन को असिस्ट करता है, एड करता है, और इसके फ्रूट्स जो है वो अक्यूज ले, चूंकि ये खातून जो थी, जो कि इस केस के अंदर मुलजिमा है, अक्यूज्ड है, तो इनके अगेंस्ट पहले से भी मुतअद्दिद केसेस रजिस्टर और बीसीयू केसेस के अंदर जो है वो मतलूब थी, और इनकी जो है स्पॉन्डल भी करार दे दी गई, मफरूर भी करार दे दी गई। तो आई थिंक के इस तरह के केसेस को स्टेट को जो है, जिसमें मुलजिमान जो है वो हाई हैंडेडनेस का मुजाहरा करे, दीदा दिलेरी का मुजाहरा करे, और ये कहें कि ये सिस्टम, ये निज़ाम जो है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। अगर निज़ाम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मुलजिमान इतने बासर हैं, तो भाई इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ लेना चाहिए इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। लेकिन मेरा ख्याल है, जो मेरी इसमें असेसमेंट है, ये इंटेंट है, जो मेरी प्रेडिक्शन है, वो ये कि स्टेट की जो हिरार्की है वो किसी सूरत भी इनको स्पेयर नहीं करेगी, क्योंकि बहुत से लोगों के नाम को रिवील करना, बहुत से लोगों को सामने लाना, और फिर इस चीज़ का तहिया कर लेना कि हमने ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर ड्रग्स जैसी लानत है, जो तुलबा के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर हर जगह नजर आ रही है। आई थिंक कि इसका कला कमा करना और सदेबाब करना वक्त की हम जरूरत है। आइन का आर्टिकल 30 ये इसी चीज की गमाजियत तासी और तर्जुमानी करता है कि स्टेट की बुनियादी कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये केस के ना सिर्फ पिंकी को सज़ा मिले, बल्कि अनमोल पिंकी के साथ जो इसके नेटवर्क के दूसरे लोग हैं और इसी तरह की और बहुत सारी कार्टल्स हैं, उनको भी इसकी मदद से पकड़ा जा सके, क्योंकि हुकूमत तो खासी मुतहर्रिक नज़र आती है। सेनेट तक इसकी बाज़गश्त सुनाई दी है हमें। देखिए जी, जो फैसिलिटेटर है, पार्टिसिपेटर है, जो इसके अंदर आनत करते हैं, मावनत करते हैं, उन सब लोगों को भी पकड़ा जाना जरूरी है। देखिए, आप अकेले बैठ के यहाँ पे प्रोग्राम तो नहीं कर सकते, आपको प्रोड्यूसर्स भी चाहिए, कंटेंट प्रोड्यूसर भी चाहिए, आपकी पूरी टीम है। लिहाजा ये जो लोग गैंग चलाते हैं, माफिया चलाते हैं, नेटवर्क चलाते हैं, इनके अंदर 62 लोगों का भी हाथ शामिल है। अगर वो लोग इनकी पनाही ना करें, इनका साथ ना दे, तो अल्टीमेटली दे कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन देयर फ्रूट्स एंड इन देयर गोल्स। तो आई थिंक के इन लोगों के साथ जितने भी लोग हैं उन तक रसाई भी जरूरी है। बैटमैन के जिमन में आएंगे और वो लोग जो इस कौम को जहर बेचते रहे, हमारी नस्ल नू के जहनों में, उनके जिस्मों के अंदर जहर उतारते रहे, उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। जो एंटी नार्कोटिक्स का कानून है 1997 का, उसके अंदर जब 1000 से 1000 ग्राम से कोई भी जो मंशियाती समय अफ्यून है, चाहे वो हीरोइन है या आइस है, किसी किस्म की भी उसकी जो काइंड है, तो उसको अगर वो क्रॉस कर जाती है तो उसमें इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और डेथ पेनल्टी तक की सजाएं रखी गई हैं।
लेकिन इससे पहले भी मुतअद्दिद केसेस के अंदर ये मतलूब थी, लेकिन स्टेट की जो हिरारकी थी, हमारा इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन का सिस्टम था, वो कभी भी तभी एक तो ताकतवर वकार साहब उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा है ना, इतने केसेस में वो वांटेड थी, उसके बावजूद वो आज़ाद होती रही, कई बार पकड़ी नहीं गई, किसी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज हो उसके बाद भी वो छूट रहा हो, तो जाहिर है उसका तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बताइएगा, ये जो इतना ज़्यादा इसके अराउंड आपको ऑरा नज़र आता है कि जैसे कोई बहुत ही बड़ी हीरोइन है, ये हमारी सोसाइटी में क्यों पाया जा रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे आप कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने इसी तरह ठीक बात की, चूँकि जब मीडिया इसको कवरेज देने की कोशिश करता है, इसके मुँह पे कपड़ा डाला जाता है, उससे पहले भी इस तरह के कुछ स्लैंग्स, कुछ बातें, कुछ नारे इसकी तरफ से कहे जाते हैं या लगाए जाते हैं कि जिससे इंदिया दिया जाता है कि ये शायद बॉलीवुड की कोई हीरोइन है या कोई बहुत गैंग बड़ी माफिया या गैंग की सरबराह है, ये सरगना है। तो आई थिंक कि ये सारी परसेप्शंस हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो तमाम रिपोर्टर हज़रात या मीडिया जो इन चीज़ों को लाइमलाइट में लाता है, और हमारी अदालतों को चाहिए कि एक्सपीडिशियसली और फास्टली और फरोशियसली, जिसकी जो आईन पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 38D के अंदर गमाजी कासिम तर्जुमानी करता है कि जल्द से जल्द ऐसे केसेस को निपटाया जाए जो ओपन एंड शट केसेस है। फैसल भाई, मैं 2-3 गुजारिशात मुख्तसर करना चाहूँगा। जब ऐसे केसेस में किसी भी मुलजिम को पकड़ा जाता है और उस पर कोई भी ऑफेंस जो है वो इम्पोज किया जाता है या इन्वोक किया जाता है, उसमें जो बरामदगी है वो पहले ही कर ली जाती है। बरामदगी की बेसिस के ऊपर ही ऑफेंस लगाया जाता है कि इतने ग्राम या इतने किलो चर्स या हीरोइन या इसके सब्सटेंस ली गई थी, कब्जे में ली गई थी, तो उसकी बेसिस पे ये ओपन एंड शट केस है। तो इस तरह के केसेस के अंदर जो है वो बाय हुक और क्रुक, बाय और वकास, आखिर में 1 मिनट मेरे पास रह गया है। हम इसको ये देखें कि इसने कितनी चालाकी से और नेट और ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। हम तो ये कह रहे हैं ना कि ड्रग पेडलर्स हैं, कोई अंदरूनी खुफिया चीज़ें, नहीं नहीं नहीं। इसमें इसका एक शौहर पुलिस वाला था, उसके बाद एक वकील था, और वो अपने चैम्बर में कहानी तो ये भी है कि अपने चैम्बर में रखा करते थे, वो अपने भाइयों के पास जो उनके भी वकील थे रखवाते थे ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले। काली भेड़ें सिर्फ अंदरूनी खाना नहीं है बॉस, काली भेड़ें हर महकमे में। हर महकमे में देखिए, आप वकालत की बात करें, सहाफत की बात करें, इवन कि कुछ जुडिशरी से भी कुछ लोगों के नाम इसके अंदर जो वो लिए जा रहे थे कि उनके नंबर भी जो है वो उसके टेलीफोन से जो है उसके मोबाइल फोन से बरामद। तो आई थिंक कि अभी बहुत बड़ा ये नेटवर्क है और इस चीज़ को सर्टेन करने की ज़रूरत है कि ये जो नेटवर्क है इसकी कमर तोड़ी जाए, इसका सदेबाब और कला कमा किया जाए, ताकि ये मंशियात का जो धंधा करने वाले लोग हैं, जो हमारे मुल्क को इंटीरियरली जो है वो फीबल करते हैं, आई थिंक के एक्सपीडिशियसली, स्पीडीली, फास्टली लोगों के गिर्द घेरा सही। तान किया जाए, कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और एक प्रेसिडेंट जरूर सेट किया जाए। कल कला कोई आगे ये ना कहे कि ये सिस्टम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और सिस्टम को मुंह चढ़ाए। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास अबरेज़ खान हमारे साथ आप मामले पे हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। वेल, एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। नाजरीन, बहुत ही सनसनीखेज मरहला सिलेट टेस्ट, ये सिडनी नहीं सिलेट टेस्ट है। ये बातें तो होनी चाहिए इस पे कि बांग्लादेश के खिलाफ हम क्यों आ गए हैं इस नहज पे। लेकिन चलिए, तब तक हम इस टेस्ट मैच को एंजॉय कर लेते हैं जनाब। अब मजीद 81 रन अभी भी दरकार है, 81 रन मजीद रिक्वायर्ड, और पाकिस्तान के पास 3 विकेटें बाकी हैं। इस वक्त क्रीज पे रिजवान और साजिद मौजूद हैं, और साजिद मूछों को ताव दे के ऐसे ऐसे शॉट लगा रहे हैं कि हर शॉट पे जो है वो लग रहा है कि साजिद अब गए तब गए। बट क्या यही स्ट्रेटजी पाकिस्तान लेकर आया है कि साजिद से काउंटर अटैक करवाया जाए? कोई भी ऐसी बॉल जो साजिद की रेंज में आ रही है, साजिद कह रहे हैं ये आ गया रेंज में, और साजिद जो है वो उसको छोड़ नहीं रहे हैं। अब 80 रन रह गए दरकार। कि हम साजिद पर रिलाई करें, दैट्स द होल क्वेश्चन। अब सिचुएशन तो ये आ गई ना, के कंधों पर आपने ये जिम्मेदारी डाल दी है और हम उसको जज कर रहे हैं इस बात के लिए कि क्या साजिद हमें थ्रू करवा पाएगा या साजिद हमें थ्रू नहीं करवा पाएगा। एक टेस्ट मैच की 2 इनिंग्स में इतने रन बना लिए जितने सऊद शकील ने 2 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग्स में नहीं बनाए। तो ये तो है ना चीज़ है भाई। कसूर है साजिद का कि उन्होंने पिछले मैच में 38 रन बनाए और अभी भी वो हर तरफ शॉट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम डिसाइड नहीं कर पाते कि इस शॉट में वो आउट होंगे या मैच को आगे ले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये साजिद का कसूर है कि उसने ऐसा क्यों खेला कि हमें उसके कंधों पर ये जिम्मेदारी डालनी पड़ी। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट, रिपोर्टर, और आज हम स्पीकर करेंगे इरशाद अली। इरशाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली बैड परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। पहला टेस्ट बहुत बुरा, दूसरा टेस्ट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उससे ज़्यादा बुरा खेला है। बट हम इस नहज पर आ गए कि आज 5वें दिन हम ये बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान जीत जाएगा। हाउ डू यू रेट पाकिस्तान का टेस्ट अगेंस्ट
बांग्लादेश, दोनों टेस्टों की बात कर रही हूँ मैं। देखें, पहले टेस्ट में तो वाकई पाकिस्तान की ना बैटिंग चली ना बॉलिंग, लेकिन दूसरे टेस्ट में अगर आप सेकंड इनिंग्स की बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने फिर भी कदरे बेहतर बैटिंग की, क्योंकि दो पार्टनरशिप्स लगी। एक शान मसूद और बाबर आजम के दरमियान 92 की, और एक 134 की मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा। अगर तो वो पार्टनरशिप थोड़ी और बढ़ जाती, 200 रन तक चली जाती, तो आज अभी सिचुएशन डिफरेंट होती। लेकिन बांग्लादेश ने जो है वो स्ट्रैटेजी अपनाई, नई बॉल तेजुल इस्लाम को दी उन्होंने, और उन्होंने जो है वो बिल्कुल सलमान अली आगा को एक आम बॉल किया और बिल्कुल जो है वो विकेटें उड़ा दी उनकी, जिसके बाद से पाकिस्तान टीम इस मैच पे आ गई। लेकिन अभी भी रिजवान खड़े हुए हैं, और साजिद इस वजह से कॉन्फिडेंट में मुझे लग रहे हैं कि लास्ट इनिंग में 38 रन्स बनाए थे उन्होंने। जहाँ तक फैसल ने सऊद शकील की बात की, सऊद शकील वाकई 4 इनिंग्स में इन 2 टेस्ट मैचेस की सिर्फ 29 रन बना पाए, तो वो इस मैच में बिल्कुल नहीं चले। अगर उनकी तरफ से भी 50-60 इस मैच में आता है, इस टेस्ट मैच में, तो यकीनन पाकिस्तान की पोजीशन डिफरेंट हो सकती थी। लेकिन अभी एक आखिरी बैट्समैन है रिजवान, जो एक रिकग्नाइज बैट्समैन है पाकिस्तान के, वही खड़े हैं इस टाइम, सेंचुरी के करीब हैं, और उनके साथ साजिद है। ठीक है, तजर्बेकार बैट्समैन इस टाइम जो है वो रिजवान है भाई, उनको चाहिए कि वो स्ट्राइक ज़्यादा फेस करें। मुझे तो 2005 मुल्तान इंजमाम बांग्लादेश 2005 था ना, मुझे तो वो याद आ रहा है, आखिरी विकेट रह गई थी। जी जी। और आखिरी विकेट पे इंजमाम ने किस तरीके से निकाला था, मेरे तो तौबा मैं रिजवान को इंजमाम से कंपेयर करूं। लेकिन कभी ना कभी ना किस्मत आपको ऐसे मौके देती है कि आपको अपनी स्लीव्स ऊपर करके कहना पड़ता है, लार्जर देन लाइफ परफॉर्मेंसेस, आज मैं करता हूँ। मेरे लिए ये अना का मसला बन गया। हालांकि हमारी मेरे ख्याल में आउट हो गए फैसल। नहीं, किसने कहा भाई? क्या पता चल रहा है? कॉट बिहाइंड हो गए हैं भाई साजिद। हमें खबरें तो यही आ रही है, मेरे ख्याल में थोड़ी देर में पता चल जाएगा अगर ऐसा हुआ है या नहीं। व्हाइल यू कंटिन्यू विद द क्वेश्चन, तो मैं ये कह रहा था कि जो सिचुएशन हुई है, ओके, तो साजिद खान आउट हो गए और अब 79 रन रिक्वायर्ड है, 2 विकेटें रह गई हैं। अब हमें भरोसा किसके कंधों पर डालना है? उस तरकीब के करीब आते आ रहे हैं, 1 विकेट मुल्तान की विकेट और इंजमाम और उनकी सेंचुरी। जो कल कुछ हुआ विकेट के पीछे से, जो कुछ हुआ लिटन दास ने और फिर स्लिप में, ये तो नहीं सोचा था हमने कि ये होगा, बांग्लादेश हमारे साथ ये करेगा, क्रिकेट यहाँ तक आ जाएगी। हुआ क्या था वो सारा? देखिए, हुआ ये था कि मोहम्मद रिजवान जो है वो साइड स्क्रीन पर कोई ऑब्जेक्ट आ गया था, बंदा आ गया था, तो उन्होंने इशारा किया कि साइड स्क्रीन से जो है वो उसको हटाया जाए। पीछे जो विकेट कीपर हैं बांग्लादेश के लिटन दास, उन्होंने कहा कि आप कुछ ज़्यादा ही स्लो नहीं कर रहे हैं इनिंग्स को आप। तो उन्होंने लिटन दास से जवाब में कहा रिजवान ने कि ये आपका मसला तो नहीं है, एक बैटर का मसला है कि वो सामने उसको अगर साइड स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रहा है तो उसको हटवाएगा। तो जिस पर लिटन दास और उनकी कुछ तू मैमे हुई, और रिजवान ने कहा कि हम अगर आपका एहतराम करते हैं तो आप भी हमारी इज्जत करें। ठीक है ना, अब ये चीज़ हो गई, वो अंपायर के पास गए, अंपायर ने मामला रफा दफा कराया। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ओवर में लिटन दास के साथ उनके कप्तान शांतु वो भी मिल गए। दोनों ने जो है वो खूब स्लेजिंग की रिजवान के खिलाफ, खूब ताने दिए उनको कि जी ओवर एक्टिंग कर रहा है, ठीक है ना, इसके ओवर एक्टिंग के पैसे काटो, अगर ये तेज खेलेगा तो इसका मुल्क में जाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के जुमले जो है वो प्रोवोक किया, क्योंकि जाहिर है वो ये चाह रहे थे कि रिजवान प्रेशर में आए और आउट हो जाए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी बैटर्स ने जो है वो इनिंग्स के एंड तक उसको ले गए और वो मामला। तो जब शाम में शॉन टेट से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो आपको ज़ाहिर है पता है ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो स्लेजिंग में माहिर हैं। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस जो खिलाड़ी हैं उनको अपने जो है वो हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बाकी मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा, स्लेजिंग होती रहती है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। अच्छा जी, ये कंफर्म हो गया कि साजिद खान और ताजुल इस्लाम ने उनको स्लिप्स में आउट किया है। तो अब खुर्रम शहजाद ने, साजिद खान ने एक सेंचुरी बनाई हुई थी फर्स्ट क्लास की, तो उसके उन्होंने बनाया 28 रन, खुर्रम शहजाद ने 60 बनाया है फर्स्ट क्लास में। उसके अगर वो सिर्फ 7 भी दे देना रिजवान का, अभी भी दिल्ली दूरस्त 79 रन। वही वाली बात है, वो 2-3 अच्छी गेंदें पड़नी है। और ये तो अब यहाँ से रिजवान थोड़ा सा तो रिलाई कर रहे थे साजिद पे, ओवर के चौथे तीसरे बॉल पे उनको सिंगल दे देते थे। अब मेरे ख्याल से वो ये नहीं करेंगे ऐसा। जी बिल्कुल, अब उनको स्ट्राइक फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि खुर्रम शहजाद भी जो है वो काफ़ी अर्से बाद टीम में है। ज़ाहिर है 7 महीने के से पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, तो अब वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनको प्रॉब्लम तो होगी खुर्रम शहजाद को। बॉलर हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब फेस जो है वो करेंगे मोहम्मद रिजवान, और अब मुझे लग रहा है मैच मजीद स्लो हो जाएगा। और वो अपनी सेंचुरी सेव करेंगे, सेंचुरी सेव करेंगे, स्ट्राइक
फेस करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से स्ट्राइक करके और जिस बॉल पे जो बॉल रन लेने वाली होगी उसी पे रन लेंगे। मुझे तो यही लग रहा है अगर मोहतात बैटिंग करनी है तो यही करना पड़ेगा रिजवान को। इसके क्योंकि वो आज पूरा दिन है, आपके पास टाइम की तो पाबंदी नहीं है, टाइम का तो मसला नहीं है, लेकिन यह है कि विकेट आपके पास अब सिर्फ 2 बची हैं। और अगर ये टारगेट अचीव हो गया तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट होगा, क्योंकि अभी तक 418 ही चेज हुआ है जो वेस्ट इंडीज ने चेज किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। के करियर के लिए जी बिल्कुल, यकीनन, क्योंकि उन पे काफ़ी तनकीद हो रही थी। उनकी टीम बीएसएल में भी रावलपिंडी जो है वो बड़ी बुरी तरह जो है वो हारी थी, तो यकीनन उनके करियर के लिए एक मैच सेविंग जो है वो उन्होंने इनिंग्स अगर खेल गए वो, तो उनके लिए वाकई बहुत बड़ी बात हो। इरशाद भाई, हमने देखा कि पाकिस्तान ने इस बार 2 मुख्तलिफ ओपनर्स के साथ गए। इससे पहले इमाम थे, इमाम इस बार नहीं है, इस बार अब्दुल्ला फजल, अजान ओवैस हैं। पाकिस्तान नए टैलेंट के साथ आया। थोड़ा सा ग्लिम्स हमने देखा अजान ओवैस का इन द फर्स्ट टेस्ट मैच। अब्दुल्ला फजल ने भी अच्छा दिखाया, लेकिन सेकंड टेस्ट में दोनों इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर सके। क्या समझते हैं, वैसे ही पाकिस्तान टेस्ट इतने कम खेलता है। अब हम खेलेंगे अगस्त में इन इंग्लैंड, लीड्स, बर्मिंघम एंड लॉर्ड्स। तो इस सिचुएशन, इस टीम, इस पेस अटैक के साथ हमारे क्या चांसेस हैं इन द कमिंग थिंग? देखिए, पाकिस्तान का पेस अटैक मैंने उस टेस्ट मैच में देखा, आपकी पेस बॉलिंग नहीं चली। लास्ट मैच में भी आपने देखा कितने रन बनवा दिए थे, 400 से ऊपर रन बनवा और दिए थे। नाज़रीन सर, रिजवान भी आउट हो गए हैं, और इस तरह अब हम ये सेफली कह सकते हैं कि ये मैच अब ख़त्म हो चुका है नाज़रीन, और पाकिस्तान नाउ अनऑफिशियली बांग्लादेश ने क्लीन स्वीप कर दिया है पाकिस्तान को। बांग्लादेश रिजवान अभी भी क्रीज पे खड़े होकर इज वंडरिंग कि हुआ क्या मेरे साथ। तो वही वाली बात है ना कि इट वाज अनफॉर्चुनेट। हमने तो बस तकिया किया हुआ था इस चीज़ पे कि कुछ हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, कुछ यूँ हो जाए, कुछ वो हो जाए। सेलिब्रेशन राइट नाउ इन सिलेट जो है वो इस वक्त ऐसी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सो अनफॉर्चुनेट बात है, बांग्लादेश से भी हम 2-0 हारने जा रहे हैं। जी, यकीनन मुसलसल दूसरी सीरीज़ होगी, क्योंकि वो आपके मुल्क में आके आपको रावलपिंडी में 2024 में हरा के गए थे 2-0 रावलपिंडी में जो दोनों टेस्ट थे, और अब ये मुसलसल जो है वो दूसरी वाइट वॉश होगी, और पाकिस्तान जो मुसलसल चौथा टेस्ट मैच जो है वो हारेगा बांग्लादेश के ख़िलाफ़। शान मसूद के लिए भी मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही जो है वो गम का पहाड़ टूट पड़े होंगे, क्योंकि 16 में से 12वां मैच होगा जो ये शान मसूद हारेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगली सीरीज क्या लगता है अंडर परफॉर्मेंस क्यों नजर आती है शान मसूद की आपको? एक समझदार कैप्टन लग रहा था वो हमें, आपको वो एक एक वेल स्पोकन कैप्टन का मतलब ये होता है कि वो कॉन्फिडेंट है, उसे पता है कि मैच में क्या हो रहा है, उसे पता है कि प्रेस को कैसे एड्रेस करना है। तो ऐसे समझदार कैप्टन के लिए आप सोचते हैं इसमें पेशेंस भी है, डिसाइसिव भी है, अच्छी डिसीजन मेकिंग करेगा। लेकिन पिछले कई टेस्ट मैचेस से ना वो हमें डिसाइसिव न है, ना उसकी अपनी परफॉर्मेंस। गुड, ही मेड 72 ईयर इस टेस्ट में, बट आपको ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। क्या वजह बनी है कि शान मसूद जो आपका इतना अच्छा प्रॉस्पेक्ट था, आप इस नहज पर आ गए हैं कि आपको एक तो अगला कप्तान टेस्ट का नहीं नज़र आ रहा, दूसरा ये कि जो आपके पास बेहतरीन ऑप्शन था वो फेल हो रहा है? देखिए, शान मसूद आपने सही कहा, और ज़ाहिर है बाहर से पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे कप्तान हैं, एक अच्छे वेल स्पोकन जो है वो कैप्टन है। लेकिन इन जो 16 टेस्ट मैचेस में आप उठा के देख लें तो पाकिस्तान के अलावा उनकी कहीं कप्तानी, मतलब पाकिस्तान में भी कोई ख़ास कप्तानी नज़र नहीं आई। मैचेस हारे हैं उन्होंने, और वो फैसले नहीं कर पाए बर वक्त किस टाइम किस स्पिनर को खिलाना है, किस फास्ट बॉलर को लेके आना है। तो जिसकी वजह से जो है वो उन पे काफ़ी जो है वो तनकीद हुई, फिर प्रेशर आया। अब परसों आपने देखा होगा कि वो लड़ पड़े मुशफ़िक़ुर रहीम से। मुशफ़िक़ुर रहीम से उनकी लड़ाई, क्योंकि वो मुशफ़िक़ुर रहीम आउट नहीं हो रहे, तो फ्रस्ट्रेट कर दिया था उन्होंने शान को। तो कैप्टन को जो है वो बड़ा कूल रहना चाहिए, अपने फैसले करने चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है 390 रन बना गई बांग्लादेश की टीम दूसरी इनिंग्स में, और इसी वजह से हमारे बॉलर्स की वजह से जो है वो इतना बड़ा टारगेट हमें 437 नॉट ओनली अबाउट बॉलर्स। अगर ओवरऑल मैच की बात देखें, हमारे यहाँ जो क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि एक एज हो रहा है, कीपर को पता ही नहीं चल रहा है कि एज हुआ है, एक नहीं 2 मरतबा ऐसा हो गया। मीनवाइल कैचेस हमने ड्रॉप किए हैं, रन आउट चांसेस हमने छोड़े। एक टीम कैसे बड़ी बनती है? एक टीम ऐसे नहीं बड़ी बनती कि 500 रोज नहीं बनते, 400। लारा बार नहीं, लारा इज वन थिंग, लेकिन वो अगर आप आज उससे कहें कि एक बार 400 बना दे तो शायद वो आई डोंट नो। सो मिरेकल्स डोंट हैपन, मिरेकल्स एवरी डे। आपको एक डिसिप्लिन के साथ जाना होता है, खासतौर पे रेड बॉल में। कैचेस आप छोड़ते हैं, आपको गेम अवेयरनेस ही नहीं पता कि स्निक लगा है नहीं लगा है।
तो ओवरऑल बहुत गिर गए हैं हम। बिल्कुल, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इस वक्त जो है वो वाकई बहुत ज़्यादा गिर गई है। हमने इन टेस्ट मैचेस में भी देखा कि पाकिस्तान की कोई स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आई, फील्डिंग में भी हम जो है वो बिल्कुल पुअर रहे, कैचेस हमने ड्रॉप किए, बैटर्स जो है वो हमारे सिर्फ इस इनिंग्स में मुझे नज़र आए हैं थोड़े बहुत के, तो वरना बॉलर्स जो हैं आपके बॉलर्स ने भी बड़े बड़े रन्स पड़वा दिए, जिसकी वजह से जो ज़ाहिर है कि पूरी ओवरऑल जो सिचुएशन थी उससे जो है वो पाकिस्तान ये 2 टेस्ट मैच जो है वो उनके हाथ से गए। और फिर जो एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं वो 7 महीने के बाद मैच खेले, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और टीम अगर होगी तो 7 महीने बाद इतनी बुरी परफॉर्मेंस देगी। तो यकीनन जो है वो पाकिस्तान की पुअर परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से आज ये नतीजे हमें भुगतने पड़ रहे हैं। और टीम सिलेक्शन अगर अच्छी होगी मेरे ख्याल में, अब जैसे नए कोच आए हैं सरफराज अहमद, उनके लिए भी एक इम्तिहान था, लेकिन पहले इम्तिहान में अपने वो नाकाम हो गए। बहरहाल उनको आगे चांस मिलेगा, जाहिर है मेरे ख्याल से। तो अब इंग्लैंड की मेरे सीरीज ख्याल में बहुत टफ इट्स टू सीरीज मच है। टू आस्क फ्रॉम सरफराज। फौरी तौर पर ही अब आए हैं और उनका टेस्ट था, और टेस्ट पे हम जिस ज़ील के साथ इस टीम को आगे लेके जा रहे थे, आई डोंट थिंक सो वो ज़्यादा कुछ कर सकते थे। इरशाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट वाज वंडरफुल टू वेलकम यू इन द स्टूडियो एंड टॉक अबाउट क्रिकेट। वेल, पाकिस्तान अनऑफिशियली तो ये मैच हार चुका है। विकेट रह गई ये है। डिसीजन कब आता है हमारे सामने, ये देखना अभी बाकी है, बट वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। बैक अगेन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन दुनिया बोल है। हम बात करने जा रहे हैं कल एक अहम फैसला जो कि आया इस्लामाबाद में सना यूसुफ के केस में। कत्ल केस फैसला आ गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत का हुक्म दिया और अदालत ने मुलजिम को डकैती के मुकदमे में 10 साल की कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। ये एक मच अवेटेड केस था और ऑब्वियसली एक तरह से एक टेस्ट केस भी था। इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में बार बार होते हैं और इस मौके पर मकतूला सना यूसुफ के वालिदैन भी अदालत में मौजूद थे। फैसले के बाद लवाहिकीन ने इत्मीनान का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि उनको इंसाफ मिल गया, इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ आलिजा हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। आलिजा, अस्सलाम वालेकुम। ऑब्वियसली सब इंतज़ार कर रहे थे कि इस जो केस है इसका फ़ैसला क्या आता है, और फिर ये एक प्रेसिडेंट भी सेट करता है। हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर ख़ातीन जब किसी को मना करती हैं तो फिर उसका बदला नज़र आता है। केस की क्या डिटेल्स है मुकम्मल तौर पर, पहले तो ये शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। हमने इसको शुरू से ही केस ऑफ कंसिस्टेंट रिजेक्शन का नाम दिया, और जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया हम उसकी रिहाइशगाह पर भी पहुँचे थे सना यूसुफ की। और मैं आपको ये बताऊं कि जो अहले मोहल्ला थे, जो हमसाए थे, वो भी शदीद गमज़दा थे। वो बता रहे थे कि इनके घराने के साथ हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, बहुत अच्छी बच्ची है, हमारे बच्चों के साथ खेलती है। और उस बच्ची ने डिनाइल किया था उसकी ऑफ़र को। मुजरिम उमर हयात है, बारहा उसकी जानिब से सना यूसुफ से दोस्ती की दरख्वास्त की गई थी, और जब उसकी 18वीं सालगिरह थी जो उसने उस दिन मनानी थी, उस दिन उसने उससे मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। और जब सना ने उससे मुलाकात करने से इनकार किया तो फिर जो मुजरिम उमर हयात है उसके घर पहुंचा, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर उसने उसको कत्ल किया। और फिर हमने देखा कि जब मजिस्ट्रेट के सामने उमर हयात ने एतराफ़ जुर्म किया, लेकिन बाद अज़ा जब ट्रायल शुरू हुआ तो उसने सेहत जुर्म से इनकार किया। और फिर एक रोज़ कबल जब 342 का बयान कलमबंद करवाया जा रहा था, उसने तमाम तर चीज़ों से डिनाई किया। लेकिन जो इस्तगासा है, जो वकील सफ़ाई है, उनकी जानिब से तमाम तर शवाहिद अदालत के रूबरू पेश किए गए, क्योंकि जब वो सना यूसुफ के घर आया उसके दरवाज़े पे उसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे। फिर इस्लामाबाद में जो सेफ सिटी कैमरास नस्ब हैं उससे भी उसको ट्रेस किया गया, और जो आला कत्ल है वो भी उसके बरामद हुआ था उसके पास से। और साथ ही साथ यहाँ से वो डायरेक्ट 26 नंबर चुंगी गया था जो इस्लामाबाद का इलाका है, वहाँ से उसने जिस गाड़ी में बैठ के गुजरांवाला का सफ़र किया वो सारी लोकेशन भी ट्रेस की गई थी। तो तमाम तर शवाहिद अदालत के रूबरू पेश किए गए थे, और जो आखिर में उसकी चैट्स हैं वो भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई गई थी। फिर हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ कल जब फ़ैसला महफूज होने के बाद अदालत ने 3 बजे का वक्त दिया कि फ़ैसला सुनाया जाएगा। वकला की, NGO के, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की और वकला की एक कसीर तादाद वहाँ पर पहुँची हुई थी, उसके वालिदैन भी वहाँ पर मौजूद थे। फिर अदालत की जानिब से दफ़ा 302 के तहत सज़ाए मौत सुनाई गई, और फिर पाकिस्तान पीनल कोड की डिफरेंट दफ़ात के तहत 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। बिल्कुल ठीक है आलिजा, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। हम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला सना यूसुफ के वकील सरदार कदीर। कदीर, अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कोर्ट रूम में क्या हुआ कल लवाहिकीन भी मौजूद थे,
बज़ाहिर मुतमईन नज़र आए, वो क्या उन्होंने गुफ्तगू की, ये पूरा केस किस तरीके से चला, अगर आप हमें बता सकें। थैंक यू सो मच। ये जी। केस वकूए के बाद चलान का प्रोसीजर था और 20 सितंबर को इस पे फर्द जुर्म आयद हुआ था। उसके बाद इस केस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा एविडेंस थी, 31 विटनेसेस थे, दिगर जो एविडेंस है जिस तरह फोरेंसिक होता है, डीएनए होता है, और जो नादरा की रिपोर्ट्स हैं जिस तरह फिंगरप्रिंट्स हैं, इनको छोड़ के तो काफी सारी एविडेंस थी और एक लेंथी प्रोसीजर था जिसको अडॉप्ट करना था और उसके बाद फाइनल डिसीजन की तरफ आना था। और क्योंकि एक पब्लिक प्रेशर था, पब्लिक सेंटीमेंट्स, करोड़ों लोगों के सेंटीमेंट्स अटैच थे, तो इसको जाहिर सी बात है माशरे के लिए एक मिसाल भी बनाना था इस केस को, और इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट दरकार थी। तो हमने जैसे 25 सितंबर को फर्द जुर्म आयद हुआ, हमने फिर जो 20 को फर्द जुर्म आयद हुआ था और 25 को हमने पहला विटनेस प्रोड्यूस किया अदालत में। उसके बाद हमने तकरीबन 2 से 2.5 माह के अंदर हमने जितने भी एविडेंस थी तकरीबन ऑलमोस्ट हम उन सारों की जो बयान पहले रिकॉर्ड होता है, जो हमारे कंट्रोल में होता है, वो हम सारे विटनेसेस का तकरीबन रिकॉर्ड करवा दिए। उसके बाद जो मुलजम साइड था वो जीरा नहीं कर रहे थे, उन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की तरह की। और जब कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, हमने कोर्ट को सबमिट किया कि अब उनके रे मुकर्रम पे तो ट्रायल नहीं छोड़ा जा सकता, वो तो चाहेंगे कि ये सारी जिंदगी लटका रहे। फिर ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने इसके अंदर स्टेट एक्सपेंस पे कौंसल अपॉइंट किया और उन्होंने जब थोड़ा सा एविडेंस जिरा करना शुरू की, ये मुलजम चला गया हाई कोर्ट में। आपने देखा होगा बड़ी जबरदस्त फैसला एक आया था, खादिम हुसैन सोमरो साहब ने, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो साहब ने इसमें फैसला दिया, तो बड़ा डिटेल फैसला दिया। इनकी वो पिटीशन रिजेक्ट हो गई थी, क्रिमिनल रिवीजन थी, और उसके अंदर हाई कोर्ट ने डे टू डे हियरिंग की डायरेक्शन दी थी और जितनी भी एविडेंस स्टेट एक्सपेंस पे जो कौंसिल ने की थी, जो जिरा की थी, उसको भी लेजिटिमेट डिक्लेयर किया था। और उसके बाद इनके कंडक्ट जो कोर्ट के अंदर, ये क्योंकि जज साहब पे अटैक करते थे, ऑनरेबल ट्रायल जज अफजल मजौका साहब पे बहुत ज्यादा इन्होंने अटैक किया, पर्सनल अटैक किए, उनके खिलाफ हर तारीख पे तरह तरह की दरख्वास्तें देकर केस को डिले करने की कोशिश की। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो हाई कोर्ट की जजमेंट आई है उसमें इनको एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप जाएं नीचे, जिरा करें, आखिरी मौका है। और वो जब इनको दिया गया तो जब ये नीचे वापस आए और वहां पे फिर भी इन्होंने जो है ना कोर्ट के साथ कोऑपरेट नहीं किया, तब 20 तारीखें हो गई। 20 एक अपॉर्चुनिटी बजाय ट्रायल कोर्ट ने 20 इनको अपॉर्चुनिटीज दी गई, लेकिन उसके बावजूद इनका रवैया नहीं बदला। इन्होंने वही डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की। डिलेइंग टैक्टिक्स जब इस्तेमाल की तो ट्रायल कोर्ट के पास, क्योंकि हाई कोर्ट ने बाइंडिंग डायरेक्शन दी हुई थी कि हर सूरत में अगर ये नहीं करते एक अपॉर्चुनिटी के बाद, तो हर सूरत में ट्रायल कोर्ट स्टेट एक्सपेंस पे कौंसल अपॉइंट करेगा। तो फिर ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने स्टेट एक्सपेंस कौंसल अपॉइंट किया। फिर उन्होंने जब जीरा की कुछ विटनेसेस पे, तो फिर ये भाग के हाई कोर्ट चले गए। वो पिटीशन लगी है चीफ जस्टिस साहब के पास, उन्होंने फिर एक बार फिर जो पहला फैसला था हाई कोर्ट का उसका हवाला दिया और वो पिटीशन भी उनकी डिसमिस की और जितने भी एविडेंस थी उसको लेजिटिमेट डिक्लेयर किया। और इसके बाद ये फिर एमआईटी जज साहब के पर्सनल उनके जात के खिलाफ एमआईटी में चले गए, जो जजेस की इंस्पेक्शन की एक टीम होती है, कमेटी होती है बनी हुई है, उसके में चले गए। उसके बाद फिर सेशन में चले गए। इन्होंने हर अरबा, इन्होंने मुद्दईयान जो मुद्दई है पार्टी सना जिसके वालिदीन है, उन पे एफआईआर करवाने की कोशिश की, झूठे वकूए बनाए, मुझ पे अटैक किए, मतलब हर एक अटैक, हर अरबा इन्होंने इस्तेमाल किया केस को डिले करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि हमने हमारा फोकस था केस, और ऑनरेबल जज साहब को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने भी बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और उन्होंने इनकी किसी भी चाल के अंदर वो नहीं आए, और क्योंकि बहादुर थे और एक बड़े एक्सपीरियंस जज हैं अफजल मजौका साहब, आपने नाम सुना होगा, बड़े बड़े केसेस में करते हैं, तो उन्होंने इनकी डिलेइंग टैक्सेस और इनकी चालों को समझ लिया। और उसके बाद परसों आप देखें, आप वो सारी खबरों का हिस्सा बना है कि जो इसका बयान रिकॉर्ड हुआ है मुलजम का, उसके अंदर बहुत सारी चीजें इसने मानी है। जिस तरह इस्लामाबाद ये आया था तो इसकी लोकेशन इस्लामाबाद की, इस और बयान के अंदर हालांकि इसने ये कहा हुआ कि मैं इस्लामाबाद आया ही नहीं हूँ, और मोबाइल नंबर जो इसका जिसकी लोकेशन हुई है एविडेंस उसको ये कितना खुद मौजूद था तभी यहाँ तक ये पहुँच सका। आपके इस पर जिस तरह से विजिलेंटली काम किया गया है आपकी टीम की जानिब से, और ख़ासतौर पे वालिदैन ने जिस सब्र के साथ इस केस को फॉलो किया, बहुत शुक्रिया लॉयर साहब, आपने अपना वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। ये एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है, और भी इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे केसेस को फॉलो किया जाए, इनसे जान ना छुड़ाई जाए, ताकि बच्चियों को और इस तरह के लोगों को इंसाफ मिल सके। लेते हैं एक ब्रेक।
वक्त कम मुकाबला सख्त, तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी मवेशी मंडियां सजना शुरू हो गई। एक तो नॉर्दर्न बाईपास वाली, उसको तो रखें एक तरफ, लेकिन दूसरी ही जानिब बड़ी तादाद में जानवर जो है वो कराची पहुंचे हैं। तो एक और इलाका है कालापुल, यहाँ पे हमारे नुमाइंदे कफील अहमद मौजूद हैं। ज़रा यहाँ कफील से जान लेते। कफील, यहाँ सस्ते वस्ते हैं जानवर या फिर यहाँ भी आग लगी हुई है? जी, ईद उल अज़हा में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और बाकी तो रह गए हैं, लेकिन जो आवाम की जानवरों की ख़रीदारी है वो पूरी नहीं हो पा रही। उसकी वजह क्या बुनियादी? उसकी वजह है वो कीमतें जो कि यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ। मेरे साथ हारून साहब हैं, बहुत देर से घूम रहे हैं। मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन मैंने कहा इनसे बात करूँ। हारून साहब, सौदा नहीं बन रहा, मैं खासी देर से आपको देख रहा हूँ यार। क्योंकि रेट इनके बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए शायद हमारी रेंज से ज़्यादा है रेट, तो इसलिए सौदा नहीं बन रहा। तो गाय बकरा? गाय अभी तो देख रहे हैं, बकरा तो भी नहीं देखा। क्या रेंज है सर आप? मतलब हम लोग 3.5-4 लाख की देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जो हमें पसंद आ रही है वो 5 लाख, 5.5, 6 लाख। सर आप ज़्यादा वजन मांग रहे हैं ना, 3.5। सही है। नहीं, पिछले साल जो ली थी उससे ज़्यादा पैसे ही बोल रहे हैं हम। सर इस मरतबा ज़ाहिर है चीज़ें हैं, आपको पता है, पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टेशन, तो उसको भी काउंट अपना किया जा रहा है, ऐसे ही है। हाँ, तो वो भी है। मेरे ख्याल से 20-30% रेट्स जो हैं इस दफ़ा ज़्यादा है मेरे हिसाब आप बताइए, अगर लेनी गाय? जी, अभी तो फिलहाल गाय लेने आए हैं। चलिए जी, आपको सौदा बनना चाहिए। अच्छा जी, 3 में ख़रीदारी नहीं है, कहीं जो है वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि ज़्यादा से भी ज़्यादा हैं, जो लोगों की रेंज है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। और यही जोड़ तोड़ चल रहा है, जो कि आखिरी दिन से कुछ घंटों पहले तक भी चलता ही रहेगा। लेकिन चूँकि जिसका सौदा बन रहा है और उसकी खुशकिस्मती है, इसलिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा यकीनन। अगर हम बात कर लें, जो हमारी यहाँ व्यापारियों से बात हुई है और जो ख़रीदार यहाँ पर जानवरों के लिए, मेरे ख्याल में लोगों की पहुंच से जानवर अब दूर होते जा रहे हैं जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है। कफील, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। इसके साथ ही ईद की शॉपिंग तो जारी रहेगी, लेकिन हमारे शो का वक्त हो गया है ख़त्म। मुलाकात करते हैं आपसे कल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।